नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, देखिए ऑर्थो एंड पैरा हाइड्रोजन। ये मैं बीएससी की सीबीएच वाली बुक से करवा रही हूँ। थर्मोडायनेमिक्स की सीबीएच पब्लिकेशन की बुक है, उसमें बहुत अच्छा दे रखा है, इजी दे रखा है, इसलिए अपन उससे कर लेते हैं। देखो, लाइक इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, जिस तरह से इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन के पास खुद का एंगुलर मोमेंटम होता है, उसी तरह से जो न्यूक्लियस होता है उसके पास भी उसका एंगुलर मोमेंटम होता है, जिसे और हम उसे कहते हैं न्यूक्लियर स्पिन। ठीक है, और जो इससे एसोसिएटेड क्वांटम नंबर होता है उसे हम आई से रिप्रेजेंट करते हैं। करेक्ट, आई ध्यान रखना। और इसे हम न्यूक्लियर स्पिन क्वांटम नंबर कहते हैं। द मैग्नीट्यूड, इसका मैग्नीट्यूड जैसे अपने पास एल का होता है ना, एल, एल प्लस वन, रूट ले लेते हैं उसका, और एच क्रॉस होता है, वैसे ही यहाँ पे क्या होगा, आई, आई प्लस वन की पावर हाफ और एच क्रॉस हो जाएगा। ठीक है, न्यूक्लियर एंगुलर मोमेंटम वेक्टर शोज द स्पेस क्वांटाइजेशन, जैसे स्पेस क्वांटाइजेशन एल और एस शो करते हैं वैसे ही ये करेगा। हमें पता है एल की वैल्यू होती है, तो हमारे पास डिफरेंट ओरिएंटेशन कितनी होती है, 2l प्लस वन डिफरेंट ओरिएंटेशन होती है। वैसे ही न्यूक्लियर स्पिन अगर किसी का आई क्वांटम नंबर है तो वो कितने ओरिएंटेशन ले सकता है, 2i प्लस वन ले सकता है। तो 2i प्लस वन लेवल्स ऑफ सेम एनर्जी आर एसोसिएटेड विद द क्वांटम नंबर आई। तो डिजनरेसी कितनी हो गई, 2i प्लस वन हो गई। ठीक है, अब हमारे पास यहाँ पे क्या आता है, एन important relation is observed between spin quantum number and mass number from the experimental result। काम का नहीं है, यहाँ से लेकर यहाँ तक छोड़ो, सीधे आ जाओ। हाँ, कंसीडर अ डायटोमिक मॉलिक्यूल, उसकी रोटेशनल एनर्जी जो है डायटोमिक मॉलिक्यूल की वो दी जाती है इस फॉर्मूले से। ये आपको याद रखना है क्योंकि इसका एनर्जी का, रोटेशनल एनर्जी का जो फॉर्मूला है वो डिराइव हम नहीं करेंगे ऑर्थो और पैरा हाइड्रोजन के डेरिवेशन के अंदर। अगर अलग से आता है कि डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर रोटेशनल एनर्जी लेवल फॉर अ डायटोमिक मॉलिक्यूल, तब ये करेंगे। आई थिंक ये हमने एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर फिजिक्स में किया है। एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर फिजिक्स में इसका डेरिवेशन आपको मिल जाएगा, यस मिल जाएगा। तो ये एनर्जी होती है रोटेशनल एनर्जी लेवल डायटोमिक, यस आई रिमेम्बर नाउ। इसका डेरिवेशन आपको मिल जाएगा एटॉमिक में, आपके इसी सेमेस्टर के एटॉमिक वाली बुक में आपको मिल जाएगा। जे रोटेशनल क्वांटम नंबर है, आई नोट यहाँ पे क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, एम आर स्क्वायर होता है लेकिन रिड्यूस मास करके म्यू आर स्क्वायर हो जाएगा। आर ई इक्विलिब्रियम में दोनों एटम के बीच की डिस्टेंस है। ठीक है, डी जनरेसी हमारे पास क्योंकि 2j प्लस वन होती है, इसलिए जब पार्टीशन फंक्शन निकालेंगे तो पार्टीशन फंक्शन का फॉर्मूला हम जानते हैं, समेशन ई की पावर माइनस बीटा ई होता है। लेकिन डी जनरेसी अगर होती है तो डी जनरेसी को अगर जी से रिप्रेजेंट करते हैं तो वो यहाँ पे आती है। तो समेशन जे इक्वल टू 0 लगाया, सबसे पहले जी की वैल्यू आई, फिर एक्सपोनेंशियल, फिर माइनस जो बीटा है, बीटा की जगह क्या रखेंगे, 1 अपॉन के टी। तो 1 अपॉन के टी देखो यहाँ पे रखा हुआ है, और रिमेनिंग जो चीज है, रिमेनिंग पूरा की पूरी वैल्यू जो है वो एनर्जी की है। ठीक है, तो ये हमारे पास रोटेशनल पार्टीशन फंक्शन आ गया। ठीक है, अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, समेशन को इंटीग्रेशन से रिप्लेस करेंगे। तो इस समेशन को इंटीग्रेशन से रिप्लेस करेंगे तो समेशन हमारे पास वेरिएबल कौन सा था, यहाँ पे जे था, इसलिए इंटीग्रेशन किसके रेस्पेक्ट में होगा, जे के रेस्पेक्ट में हो जाएगा। अब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो हमारे पास मान लीजिए जे जे प्लस वन को अगर एक्स मानते हैं तो 2j प्लस वन डीजे कितना हो जाएगा, dx हो जाएगा। तो इस इंटीग्रेशन को एक्स में हम कन्वर्ट कर लेंगे। वेट, और ये आप डायरेक्टली याद रख लीजिएगा कि उसको रखने के बाद में x में ये फंक्शन ऐसे आ जाएगा, जो कि सिंपल कैलकुलेशन है, x को रिप्लेस करना है dx को, और आप डायरेक्टली याद रखिएगा कि पार्टीशन फंक्शन आपके पास रोटेशनल का ये आ जाएगा। ये इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि हमें ऑर्थो और पैरा हाइड्रोजन को पढ़ना है, इसलिए इनके बारे में बस ब्रीफ में आपको थोड़ा सा देखना है। ठीक है, तो z रोटेशन आपके पास आ जाता है एक्स्ट्रा यहाँ वाले फंक्शन में, और यहाँ वाले फंक्शन में सिग्मा आता है। अब ये सिग्मा क्यों आता है, देखो, इफ बोथ एटम्स आर आइडेंटिकल तो 180 डिग्री के रोटेशन से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सेम स्टेट मिल जाएगी। लेकिन अगर हमारे पास तो दोनों एटम जो हैं, अगर 180 डिग्री का रोटेशन करोगे तो वही स्टेट मिलेगी, यानी एक रोटेशन में सेम स्टेट हमें 2 बार मिलेगी, इसलिए यहाँ पर एक सिमेट्री फैक्टर होता है सिग्मा, उसको डिवाइड करते हैं, दिस इज कॉल्ड सिमेट्री फैक्टर। तो ये इसकी वैल्यू कब कब होगी, इफ बोथ एटम्स आर आइडेंटिकल, तब तो ये 2 रखना है क्योंकि वो एक राउंड में 2 बार सेम पोजिशन में आया। इफ बोथ द एटम्स आर डिसिमिलर, अलग अलग हैं, तो वो एक 360 में एक ही बार पोजीशन मिलेगी, तो सिग्मा की वैल्यू 1 रख लेनी है। तो यहाँ पर भी हमें कोई दिक्कत नहीं है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, ये सब छोड़ दीजिए, ऑर्थो पैरा हाइड्रोजन में ये किसी काम का नहीं है। हाँ, अब देखो, रोटेशनल पार्टीशन फंक्शन की कैलकुलेशन करते वक्त वी हैव नेग्लेक्टेड न्यूक्लियर स्पिन, हमने न्यूक्लियर स्पिन की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया। इफ न्यूक्लियर स्पिन इज टेकन इनटू कंसिडरेशन, अगर न्यूक्लियर स्पिन को भी इंक्लूड किया जाए तो देर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ मेनी ओरिएंटेशन ऑफ स्पिन, तो स्पिन के भी बहुत सारे ओरिएंटेशन पॉसिबल है। ऑल्दो न्यूक्लियर स्पिन डज नॉट अफेक्ट मच द रोटेशनल एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल, न्यूक्लियर स्पिन ज्यादा
उसको अफेक्ट नहीं करता है, बट फिर भी इट प्रोड्यूसेस डीजनरेसी, ये डीजनरेसी को प्रोड्यूस कर देता है। इन जनरल रोटेशनल पार्टीशन फंक्शन इज मल्टीप्लाई अ स्मॉल इंटीजर ईटा टू इंक्लूड द इफेक्ट ऑफ न्यूक्लियर स्पिन। ठीक है, जैसे हमने सिग्मा को इंक्लूड किया सिमेट्री फैक्टर के लिए, उसी तरह से ईटा को भी इंक्लूड कर लेते हैं, वो स्पिन मल्टीप्लीकेशन फैक्टर हो जाएगा। ठीक है, अब आगे आते हैं, इन जनरल द इफेक्ट ऑफ न्यूक्लियर स्पिन इन एडिशन टू यूजिंग फैक्टर ईटा, ईटा को तो इंक्लूड कर लिया है, उसके अलावा स्पिन और क्या क्या कर देगा वो भी हमें देखना है। तो यहाँ पर देखो, व्हेन द when the moment of inertia is very small, classical limits breaks down at very low temperature, that is the gap of rotational energy level cannot be assumed negligible in comparison of AT। ये कहना चाह रहा है क्लासिक, मैंने वैलिडिटी ऑफ क्लासिकल अप्रोक्सीमेशन करके एक टर्म आपको पढ़ाया था, उस टाइम में मैंने आपको बताया था, ये कह रहा है कि अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया बहुत कम हो जाएगा तो हमें क्लासिकल रिजल्ट नहीं देखना है, फिर हम क्वांटम वाले लेवल के अंदर एंटर कर गए। ठीक है, क्वांटम वाले लेवल के अंदर एंटर कर गए तो हमारे पास होगा क्या, द क्लासिकल लिमिट कैन नॉट बी यूज्ड अप टू 100 केल्विन ड्यू टू वेरी स्मॉल मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इतने कम मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वजह से। हालांकि ये चीज जो अपन पढ़ रहे हैं ना, इट इज ऑफ नो यूज, एग्जाम में आपको लिख के भी नहीं आना है, बट मैं बस एक बार री रीड कर रही हूँ इसको। हमें बस यहाँ पर ध्यान रखना है, यहाँ से शुरू करना है, बेसिकली लिखने के लिए आपको यहाँ से स्टार्ट करना है। इफ स्पिन स्टेट्स ऑफ न्यूक्लियस आर रिप्रेजेंटेड बाय अल्फा एंड बीटा देन द फॉलोइंग फॉर्म्स ऑफ रिजल्टेंट स्पिन आर ऑब्टेन्ड। तो हमें क्या करना पड़ेगा, अगर हमारे पास स्पिन स्टेट के दो न्यूक्लियस की जो स्पिन स्टेट्स है उसे अल्फा और बीटा में कहेंगे, तो हमारे पास कितने तरह के ऑप्शंस पॉसिबल है कि न्यूक्लियर स्पिन ऑफ बोथ एटम्स ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, अपन बात कर रहे हैं हाइड्रोजन मॉलिक्यूल की, तो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल कैसे बनेगा, एक हाइड्रोजन ऐसे और दूसरा हाइड्रोजन ऐसे, ये हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल बन गया, इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन है, इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन है, इसे हम इलेक्ट्रॉन नंबर 1 कह देते हैं, इसे इलेक्ट्रॉन नंबर 2 बोल देते हैं। ठीक है, इसके न्यूक्लियस की स्टेट को अल्फा नाम दे दिया, इसके न्यूक्लियस की स्टेट को बीटा नाम दे दिया। तो एक चांस तो ये है कि पहला इलेक्ट्रॉन अल्फा न्यूक्लियस से अटैच हो और दूसरा इलेक्ट्रॉन भी अल्फा के पास आ जाए, यानी दोनों इलेक्ट्रॉन पहले वाले हाइड्रोजन के पास में आ जाए, या फिर दोनों इलेक्ट्रॉन जो है वो दूसरे वाले हाइड्रोजन के पास में चले जाएं, या फिर पहला इलेक्ट्रॉन दूसरे के पास में रहे, दूसरा पहले के पास में रहे। तो इस कंडीशन में हमारे पास क्या होगा कि अल्फा 1 और बीटा 2 ये पॉसिबिलिटी है, या फिर अल्फा 2 और बीटा 1 ये पॉसिबिलिटी है। पर ये वाली पॉसिबिलिटी और ये वाली पॉसिबिलिटी जो है वो काफी सिमेट्रिक है। तो आपने क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर देखा होगा, हम इन दोनों का लीनियर कॉम्बिनेशन लेते हैं, क्योंकि इन दोनों के लीनियर कॉम्बिनेशन से एक सिमेट्रिक वेव फंक्शन बनता है और एक असिमेट्रिक वेव फंक्शन बनता है। तो अल्फा 1 बीटा 2 और अल्फा 2 बीटा 1 जो है उनको अगर लीनियर कॉम्बिनेशन बना के एडिशन किया जाए तो सिमेट्रिक वेव फंक्शन बनता है, और अगर इनको दोनों को माइनस करके लीनियर कॉम्बिनेशन बनाया जाए तो ये एंटी सिमेट्रिक वेव फंक्शन बनता है। अब इन चार चीजों में ध्यान रखो, पहली तीन जो है वो सिमेट्रिक स्टेट है, क्यों, क्योंकि अगर आप इसमें 1 और 2 को इंटरचेंज कर देते हो तो भी आपको फर्स्ट वाली एक्सप्रेशन एज इट इज मिलेगी, अगर आप 1 और 2 को इंटरचेंज कर देते हो तो भी आपको सेकंड वाली एक्सप्रेशन सेम टू सेम मिलेगी, थर्ड में भी 1 और 2 को एक्सप्रेशन को रख लो, फोर्थ में अगर आपने 1 और 2 को इंटरचेंज किया तो पूरे वेव फंक्शन के आगे नेगेटिव साइन आ जाएगा। तो आपको तीन तो मिल रही है सिमेट्रिक फंक्शंस, और लास्ट वन कैसा मिल रहा है, एंटी सिमेट्रिक वेव फंक्शन मिल रहा है। तो द डीजेनरेसी ऑफ रिजल्टेंट स्पिन i इज इक्वल टू 2i + 1 है हमें। तो व्हेन रिजल्टेंट स्पिन इज 1, अगर हमारे पास रिजल्टेंट स्पिन जो है उसकी वैल्यू 1 हुई तो उस कंडीशन में 2i + 1 की वैल्यू कितनी मिल रही है, 3 मिल रही है। इन दिस केस फर्स्ट 3 स्टेट जो है वो हमें मिलेगी, इक्वेशन 5 विल बी obtained and will correspond to the symmetric function। तो जब i की वैल्यू 1 होगी, i की वैल्यू 1 होगी तब, क्योंकि 2i + 1 की वैल्यू हमें कितनी मिल रही है, 3, तो ये वाली जो है वो सिमेट्रिक फंक्शन के करस्पॉन्डिंग कंडीशन होगी, सिचुएशन सिमेट्रिक के लिए होगी। व्हेन रिजल्टेंट स्पिन इज 0, अगर i की वैल्यू 0 होती है तो 2i + 1 की वैल्यू क्या मिलती है, हमें 1 मिलती है, और हमें एंटी सिमेट्रिक वेव फंक्शन एक ही मिला था, तो एंटी सिमेट्रिक के लिए i = 0 होगा और सिमेट्रिक के लिए i = 1 होगा। तो 2i + 1 will equal to 1 and last one state given in equation 5 will be obtained which will correspond to the anti symmetric wave function। ठीक है, ये हमें समझ में आ गया। तो अब हमें समझ में आ गया है कि thus the probability और statistical weight of the molecular state with parallel, अगर स्पिन पैरेलल हुए तो i = 1 होगा,
1/2 स्पिन होके ऐड हो गए। न्यूक्लियस के 2 इलेक्ट्रॉन है ना, दोनों स्पिन जो है हमारे पास न्यूक्लियर स्पिन है, अगर दोनों पैरेलल होंगे तो I = 1 हो जाएगा, और दोनों अगर एंटी पैरेलल है तो कैंसिल आउट करके क्या मिल जाएगा, 0। तो जब दोनों पैरेलल होंगे तो 3 स्टेट मिल रही है, और जब दोनों एंटी पैरेलल है तो एक एंटी सिमेट्रिक स्टेट हमें मिल रही है। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, न्यूक्लियर वेव फंक्शन ऑफ अ मॉलिक्यूल हैज 4 पार्ट्स। किसी भी न्यूक्लियर वेव फंक्शन के 4 पार्ट होते हैं, ट्रांसलेशनल, वाइब्रेशनल, रोटेशनल एंड स्पिन। Translation part depend only on the motion of the center of mass of the molecule and there is no effect of exchange of nuclei. Translation part केवल आगे पीछे घूमता है, न्यूक्लियाई की मोशन से रिलेटेड है, तो न्यूक्लियाई को एक्सचेंज करने से इसका इफेक्ट नहीं आएगा। तो हम ट्रांसलेशन को इन द मॉलिक्यूल, तो इसलिए हम ट्रांसलेशन को क्या मानेंगे, सिमेट्रिक मानेंगे। ध्यान रखना, इसका मतलब ट्रांसलेशन वाले को हमें क्या मानना है, हमेशा सिमेट्रिक मानना है, क्योंकि न्यूक्लियस की पोजिशन के साथ वो कुछ भी गड़बड़ नहीं कर रहा है। वाइब्रेशन पार्ट विच डिपेंड्स ओनली ऑन द distance between the nuclei, so this part is also symmetric. वाइब्रेशन पार्ट जो है उसे भी हमें क्या मानना पड़ेगा, सिमेट्रिक मानना पड़ेगा। ओके, रोटेशनल पार्ट में may depend upon the change of position of nuclei and it may be symmetric और anti-symmetric। यहाँ गड़बड़ हो गई, रोटेशनल पार्ट में स्विच कर रहे हैं वो लोग अपनी पोजीशन, क्योंकि बार बार घूम के 180 डिग्री घूम रहा है या 360 घूम रहा है, तो स्विच हो रही है पोजीशन, तो ये कभी सिमेट्रिक भी हो सकता है और कभी एंटी सिमेट्रिक भी हो सकता है। सो इट इज ऑब्जर्व फ्रॉम रोटेशनल वेव फंक्शन दैट व्हेन रोटेशनल क्वांटम नंबर j इज इवन, जब j जो होता है इवन होता है तब हमें सिमेट्रिक वेव फंक्शन मिलता है रोटेशन का, और जब j ऑड होता है तो रोटेशनल वेव फंक्शन हमें एंटी सिमेट्रिक मिलता है। तो ये आपको याद रखना है कि जब j इवन होगा तो सिमेट्रिक वेव फंक्शन मिलेगा, और जब j इवन ऑड होगा तो एंटी सिमेट्रिक वेव फंक्शन मिलेगा। अब हाइड्रोजन एटम के पास में सिर्फ एक प्रोटॉन होता है, तो उसका टोटल वेव फंक्शन जो है वो कैसा होना चाहिए, एंटी सिमेट्रिक होना चाहिए। हम एटम की बात कर रहे हैं, अब मॉलिक्यूल की बात नहीं कर रहे हैं। ओके, अब हम बात कर रहे हैं हाइड्रोजन के एटम की। तो यहाँ पर देखिए, अगर हाइड्रोजन एटम की बात कर रहे हैं तो हाइड्रोजन एटम का टोटल वेव फंक्शन जो है वो कैसा होना चाहिए, एंटी सिमेट्रिक होना चाहिए, क्योंकि वो सिंगल एटम है। सिंगल एटम का एंटी सिमेट्रिक होना चाहिए, तो अब उसको एंटी सिमेट्रिक बनाए कैसे, तो कैसे करेंगे, इट इज पॉसिबल ओनली व्हेन द रोटेशनल वेव फंक्शन एसोसिएटेड विद इवन वैल्यूज ऑफ जे कंबाइंस विद एंटी सिमेट्रिक स्पिन वेव फंक्शन, या फिर when the rotational wave function associated with odd values of j combine with symmetric wave function। ये मैं समझा देती हूँ आपको। हमें हाइड्रोजन एटम का टोटल वेव फंक्शन एंटी सिमेट्रिक चाहिए, और हमें पता है कि टोटल वेव फंक्शन 4 पार्ट से मिलकर बन रहा है, ट्रांसलेशनल, रोटेशनल, वाइब्रेशनल और स्पिन। ट्रांसलेशन हमने बोल दिया हमेशा सिमेट्रिक है, तो इसको हटा दो। वाइब्रेशन हमने बोल दिया हमेशा सिमेट्रिक है, तो इसको भी हटा दो। अब डिपेंड कौन करने लग गए, आर और एस, रोटेशनल और स्पिन। ठीक है, तो अगर हमें टोटल वेव फंक्शन चाहिए एंटी सिमेट्रिक, और ये हमेशा मल्टीप्लीकेशन में होते हैं, तो रोटेशनल जब सिमेट्रिक होगा तब स्पिन को क्या लेना पड़ेगा, अपन को एंटी सिमेट्रिक लेना पड़ेगा, और जब रोटेशनल एंटी सिमेट्रिक होगा तो स्पिन को क्या लेना पड़ेगा, अपन को सिमेट्रिक लेना पड़ेगा। अब हमें ध्यान से समझना कि रोटेशनल का सिमेट्रिक कब आ रहा था, जब जे जो था वो इवन था, तो जब जे इवन है तब हमें स्पिन का क्या लेना पड़ेगा, एंटी सिमेट्रिक लेना पड़ेगा, एंटी सिमेट्रिक स्पिन लेना पड़ेगा। और जब जे आपका पास ऑड है तब हमें स्पिन का क्या लेना पड़ेगा, सिमेट्रिक लेना पड़ेगा। ये चीज यहाँ पे लिखी हुई है कि जे जब इवन है, देखो ये लिखा हुआ है, जे कंबाइंस इट इज पॉसिबल ओनली व्हेन रोटेशनल वेव फंक्शन एसोसिएटेड विद इवन वैल्यूज ऑफ जे, जब जे इवन है। अब ये मैं आपको वापस बता देती हूँ, देखो इवन वैल्यूज ऑफ जे, इवन वैल्यूज किसके साथ कंबाइन होनी चाहिए, एंटी सिमेट्रिक स्पिन के साथ। अब बता देती हूँ, इवन वैल्यूज जे, ये रहा इवन वैल्यू ऑफ जे एंटी सिमेट्रिक के साथ कंबाइन होनी चाहिए। और यहाँ पे क्या हुआ है, ऑड वैल्यूज ऑफ जे सिमेट्रिक के साथ कंबाइन होनी चाहिए, तो यहाँ पर ऑड वैल्यूज ऑफ जे सिमेट्रिक स्पिन के साथ में कंबाइन होनी चाहिए, तो हम इसको कंबाइन कर देते हैं, तो हम जे रोटेशनल लिखते हैं। तो अब हमें जे को 2 समेशन में तोड़ना पड़ेगा, क्योंकि हमें इवन और ऑड अलग करना पड़ेगा। तो जे इज इक्वल्स टू, यहाँ पर इवन नंबर चल रहा है, जब इवन नंबर चलेगा डीजेनरेसी क्या है, 2j+1 है, यहाँ j135 है, यहाँ पे भी 2j+1 है, एनर्जी की वैल्यू यहाँ पर भी वही रहेगी, यहाँ पर भी वही रहेगी, फर्क सिर्फ कितना है, इसका कोफिशिएंट 1 रहेगा और इसका कोफिशिएंट 3 रहेगा। अब क्यों 3 रहेगा, क्योंकि आपने यहाँ पर जे इवन रखा, जे इवन रखा तो यहाँ पे जो स्पिन है
जे इवन रखा तो यहाँ का जो स्पिन है वो कितना है, एंटी सिमेट्रिक, और एंटी सिमेट्रिक स्पिन के अंदर हमें स्थिति कौन सी मिल रही थी, केवल एक लास्ट वाली मिल रही थी। लेकिन यहाँ पर क्या लिखा हुआ है आपने, जे को ऑड लिख रखा है, जे का यहाँ पे ऑड है, इसका मतलब स्पिन जो है, स्पिन कैसा होना चाहिए, स्पिन सिमेट्रिक होना चाहिए, और सिमेट्रिक सिचुएशन स्पिन में कितनी मिली थी, 3 मिली थी, इसलिए इसको 3 से मल्टीप्लाई किया और इसको 1 से मल्टीप्लाई किया, तो ये यहाँ पे ये रोटेशन है। तो अब बहुत इंपॉर्टेंट बोल्ड ये पार्ट करके लिख रखा है, सो दोज रोटेशनल स्टेट फॉर विच द वैल्यूज ऑफ जे are odd, that is rotational wave function is antisymmetric but spin state symmetric in equilibrium, the probability of this state is more then this state is called ortho state। अब ये जो हमारे पास 135 वाली है, यानी जिसका 3 गुना मिल रहा है, जो ज्यादा वेटेज वाली रख रही है, वो स्टेट हमारे पास कौन सी होती है, ऑर्थो स्टेट होती है, और जो कम वेटेज वाली रख रही है वो कौन सी होती है, पैरा होती है। तो पैरा और ऑर्थो की डेफिनेशन कैसे दोगे, यहाँ से, अगर एग्जाम में 1 मार्क का क्वेश्चन आता है तो सिर्फ इतना ही लिखना है, दोज रोटेशनल स्टेट for which the values of J are odd, which is 135, and rotational wave function is antisymmetric but spin state is symmetric, in this equilibrium the probability of this state is more and this state is called ortho state। the rotational level for which the values are even, which is 0 to 4, that is rotational wave function is symmetric and but spin state is antisymmetric, in equilibrium the probability of this state is less, क्योंकि इसका एक गुना ही मिलता है हमें, then this state is called para state। thus hydrogen is made up of 3 part of ortho hydrogen, 3 पार्ट ऑर्थो हाइड्रोजन के हो गए और एक पार्ट पैरा हाइड्रोजन का हो गया रूम टेम्परेचर के ऊपर। यही ऑर्थो और पैरा हाइड्रोजन जो है वो हमें समझाना था। तो अब हमें जो ऊपर हमने 2 पार्ट लिए हैं उसको अलग अलग करके लिख दो, 1 के साथ जो मल्टीप्लीकेशन में था वो आपके पास में आ गया पैरा, और जो 3 के साथ मल्टीप्लीकेशन में था वो पार्ट आ गया आपके पास ऑर्थो। तो ये रोटेशनल लेवल हमारे पास यहाँ पे हो गए, ठीक है। तो ऑर्थो एंड पैरा हाइड्रोजन की डेफिनेशन आपने समझ ली। इसके बाद यहाँ पे क्या कहा गया है, एट वेरी हाई टेम्परेचर द रोटेशनल पार्टीशन फंक्शन कैन बी ऑब्टेन बाय एवरेजिंग 1 और 3। तो 1 और 3 को एवरेज अगर लेते हैं तो 1 + 3/2 करेंगे तो कितना आएगा, 2 टाइम्स आएगा, तो यहाँ नियरली इक्वल टू 2 टाइम कर देते हैं और पार्टीशन फंक्शन एज इट इज लिखते हैं। और हमें पता है इसको जब सॉल्व करते हैं तो सॉल्व करने के बाद हमें नहीं करना है, ये सीरीज एक्सपांड करेंगे, जो भी प्रोग्रेशन बनेगा उसको सॉल्व करेंगे और आंसर आता है ये, और बाद में इसके सिग्मा और ईटा लगा दिया जाता है। ईटा न्यूक्लियर स्पिन का स्पिन फैक्टर है, सिग्मा सिमेट्री फैक्टर है। ईटा 4 होता है और ईटा की अगर स्पिन मल्टीप्लिसिटी है तो 4 एंड आइडेंटिकल एटम्स है, मतलब डिफरेंट एटम है तो 4 और आइडेंटिकल एटम है तो ईटा 1 हो जाएगा। तो अब हमारे पास यहाँ पे ऑर्थो हाइड्रोजन और पैरा हाइड्रोजन क्या होता है, तो देखो व्हेन स्पिन ऑफ द न्यूक्लियस ऑफ बोथ एटम्स आर इन वन डायरेक्शन, जब पैरेलल होते हैं तो हमारे पास हाइड्रोजन मॉलिक्यूल इज कॉल्ड ऑर्थो हाइड्रोजन, और जब वो एंटी पैरेलल होते हैं तो उसको हम क्या बोल देते हैं, पैरा हाइड्रोजन बोल देते हैं। तो ये हमारे पास ऑर्थो हाइड्रोजन की और पैरा हाइड्रोजन की वैल्यू हो गई। तो रूम टेम्परेचर पे हमें 3:1 रेशो मिल रहा है, 3:2 का मतलब 75% हमें ऑर्थो मिल रहा है और 25% हमें पैरा मिल रहा है, ये हमें पता चल गई। इसके बाद हमारे पास अलग अलग टेम्परेचर पे कितना वो दिया हुआ है, इनका मेल्टिंग पॉइंट प्रॉपर्टी दी हुई है, प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट नहीं है, केवल ऑर्थो और पैरा हाइड्रोजन क्या होते हैं, बस वही था हमारे पास। एक शायद इसका ग्राफ भी है, देख लेते हैं। नहीं, हाँ ग्राफ इसका ये है, तो इसको मैं जूम इन कर देती हूँ। ये यहाँ पे ग्राफ दिया हुआ है हमें, स्पेसिफिक हीट का ग्राफ दिया है। ओके, ग्राफ इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, ग्राफ कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। तो हमारा ये ऑर्थो एंड पैरा हाइड्रोजन का जो टॉपिक है वो भी कंप्लीट होता है। थैंक यू।